नमस्कार। ओंकारेश्वर सरस्वती विद्या निकेतन इंटर कॉलेज द्वारा आयोजित स्वर्गीय डॉक्टर यज्ञदत्त दुबे स्मृति व्याख्यान माला में उपस्थित सभी गणमान्य अतिथियों का हृदय से वंदन व अभिनंदन करती हूँ। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। उपरोक्त पंक्तियों को सदैव अपने जीवन का ध्येय बनाने वाले हम सभी के प्रेरणा स्रोत श्रद्धेय डॉक्टर यज्ञदत्त दुबे जी सदैव धर्मार्थ कार्यों में ही संलग्न रहे। आज हम सभी उन्हीं की पावन पुण्यतिथि मनाने हेतु उपस्थित हैं। कोरोना महामारी जैसी आपदा के कारण विद्यालय ये आयोजन फेसबुक लाइव के माध्यम से कर रहा है। सर्वप्रथम ध्यान रूपी दीप प्रज्वलन व मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष पुष्पार्पण हेतु आप सभी सादर आमंत्रित हैं। कमला नेहरू पार्क समिति तथा धर्मार्थ चिकित्सालय जैसी संस्थाओं में सदैव अपना बहुमूल्य समय व्यतीत करने वाले श्रद्धेय डॉक्टर यज्ञदत्त दुबे जी के जीवन पर प्रकाश डालने हेतु अब मैं विद्यालय के मार्गदर्शक, संरक्षक तथा 2 बार राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित माननीय डॉक्टर अंगद सिंह जी को आमंत्रित करती हूँ। में सदैव देव शक्तियों का प्रभाव रहा है, आगे भी निरंतर है, आज भी है और युगों युगों तक है। भारत सदैव जगत गुरु रहा है, आज भी है। संपूर्ण विश्व के जो विद्वान बने वो भारत के तक्षशिला, नालंदा जैसे विश्वविद्यालयों में अध्ययन किया और यहाँ की साहित्य, यहाँ का ज्ञान चोरी करके ले गए और फिर ज्ञानी बने। इसी तरह भारत देव शक्तियों का निर्माता है। यहाँ अनेक देव शक्तियाँ जन्म लेती हैं और समाज में ऐसे जन कल्याणकारी कार्य करती हैं जैसे अपने डॉक्टर दुबे जी ने किया। डॉक्टर यज्ञदत्त दुबे जी ने अपने लिए कुछ भी नहीं किया, सदैव दूसरे की भलाई, दूसरे का कल्याण, इसके लिए आजीवन संकल्पित रहे। समाज का कोई भी व्यक्ति उनके संपर्क में आया वो धन्य हो गया। उनकी पुण्य की ऊर्जा का प्रवाह को आत्मसात करके उसका जीवन परिवर्तित हो गया। ग्राम देवहा, बिल्हौर जिला कानपुर में 24 जनवरी 1929 को एक संभ्रांत ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ, परंतु डॉक्टर दुबे जी संपूर्ण जीवन गरीबों की, असहायों की, पीड़ितों की सेवा में अपना जीवन अर्पित कर दिया। डॉक्टर दुबे जी की प्राथमिक शिक्षा प्रताप विद्यालय प्रेमनगर से पूरी हुई। सुविख्यात BNSD इंटर कॉलेज चुन्नीगंज से इंटरमीडिएट की शिक्षा उच्च श्रेणी से उत्तीर्ण की। विद्यार्थी जीवन से ही अत्यंत प्रतिभावान, लगनशील, अनुशासित एवं गुरुजनों के अनन्य प्रिय छात्रों में से सदैव उनको सम्मान मिला। लखनऊ का किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज आज भी उत्तर भारत में प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज में है। ये सौभाग्य है
कि वहीं डॉक्टर एकदर दुबे जी ने 1956 में MBBS की परीक्षा उत्तीर्ण की। 1957 में उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य सेवाओं में चयनित हुए। बचपन के माता पिता के संस्कार को संजोए रहे। चिकित्सा सेवा जैसे कार्य में समाज सेवा की असीम संभावनाएं हैं, जिसमें उनको उपयुक्त अवसर मिला और संपूर्ण जीवन पर्यंत उन्होंने निस्वार्थ भाव से पीड़ित मानवता की सेवा की। उन्होंने कानपुर, उन्नाव, फर्रुखाबाद में चिकित्सा अधिकारी के रूप में, लोकप्रिय एवं उत्कृष्ट समाज सेवी के रूप में उन्होंने सेवा की। उनकी इच्छा इससे बृहद क्षेत्र में सेवा कार्य करने की हुई, क्योंकि चिकित्सा सेवा सर्वोच्च सेवा है। ये मानवता की एक तरह उच्च श्रेणी की सेवा गिनी जाती है। इसलिए उन्होंने 1963 में केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा में चयनित होकर के लखनऊ में अत्यंत विषम परिस्थिति में आदर्श चिकित्सक एवं सेवा की उत्कृष्ट सीमा तक आपने कार्य किया, जिसकी प्रशंसा एवं कीर्ति आज भी विद्यमान है। उन्होंने अपने ही सेवा काल में आगरा, सहारनपुर, इलाहाबाद में भी पोस्ट एंड टेलीग्राफ के औषधालय स्थापित किए। 1972 में आप धनपुरी जनपद शहडोल मध्य प्रदेश में कोयला खानों के रीजनल हॉस्पिटल अधीक्षक के पद पर नियुक्त हुए। उन्होंने विषम एवं भयानक क्षेत्रों में चिकित्सा सेवा के सुधार में अपना 3 वर्ष तक आदिवासियों के मध्य कार्य किया। आत्मीयता का संबंध आदिवासियों में स्थापित किए, जो सदैव अविस्मरणीय रहेंगे। 1975 में आप इलाहाबाद CGHS के CMO के पद पर कार्य करते हुए अनवरत भ्रष्टाचार उन्मूलन में संघर्ष करते रहे। 1975 में आप कानपुर स्थानांतरित होकर आए। CGHS के विभिन्न चिकित्सालयों में इंचार्ज के रूप में अत्यंत प्रशंसनीय कार्य करते हुए डिप्टी डायरेक्टर के पद पर अवकाश ग्रहण किया। श्रेष्ठ सेवाव्रती महानुभाव अपने कार्य प्रणाली से, अपने व्यवहार से, उदात्त सेवा भावना से समाज जीवन में जो कार्य एवं परंपरा स्थापित करते हैं, वो समाज के लिए आदर्श एवं अनुकरणीय बन जाती है। 1987 से 1999 तक स्थानीय रामकृष्ण मिशन धर्मार्थ चिकित्सालय में आपने अपनी सेवाएं अर्पित की। 1997 से जीवन पर्यंत ओंकारेश्वर धर्मार्थ चिकित्सालय में निष्काम सेवा प्रदान की। इसी अंतराल में आप ग्रामीण अंचलों में जाकर सचल चिकित्सालयों के माध्यम से निःशुल्क चिकित्सा देते रहे। आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि में ज्येष्ठ भ्राता डॉक्टर विष्णुदत्त दुबे CMO पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। अनुश्री रुद्रदत्त दुबे HAL में उच्च पदस्थ शिक्षा अधिकारी तथा डॉक्टर गणेश दत्त दुबे वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ थे। 1957 में आपका विवाह जोधपुर निवासिनी सुकन्या श्रद्धेया प्रतिमा दुबे जी से संपन्न हुआ। विवाह के समय वो मात्र हाई स्कूल थीं, परंतु पश्चात में उन्होंने परस्नातक उपाधि प्राप्त की और स्वयं ओंकारेश्वर सरस्वती विद्या निकेतन जैसी श्रेष्ठ संस्था की अध्यक्षा के रूप में शिक्षा जगत का मार्गदर्शन कर रही हैं।
ओंकारेश्वर सरस्वती विद्या निकेतन प्रदेश के श्रेष्ठ विद्यालय की श्रेणी में गिना जाता है। वो उन्हीं का मार्गदर्शन, उन्हीं का आशीर्वाद उस विद्यालय को निरंतर प्रेरणा दे रहा है। यथार्थ में सरस्वती व्रत पुत्र थे डॉक्टर जगदत्त दुबे, इसलिए उनके परिवार के सभी उच्च शिक्षा प्राप्त की। पुत्रियां डॉक्टर नीरजा अग्नोत्री जी MBBS DGO, निधि अवस्थी परास्नातक वनस्पति विज्ञान, श्रीमती नम्रता दुबे संस्कृत मनोविज्ञान। आपका सतत मार्गदर्शन एवं स्नेह की छाया पाती रही। दामाद डॉक्टर SS अग्नोत्री MBBS MD विभागाध्यक्ष मानसिक रोग मेडिकल कॉलेज कानपुर। डॉक्टर देवेश अवस्थी MSc PhD न्यूक्लियर फिजिक्स, वरिष्ठ वैज्ञानिक, न्यूक्लियर साइंस सेंटर दिल्ली। भानु दुबे प्रसिद्ध इत्र व्यवसायी, अपने अपने क्षेत्रों में ख्याति प्राप्त की। सरस्वती के वरदपुत्र होने के कारण डॉक्टर दुबे जी को शिक्षा में विशेष अनुराग जीवन भर रहा। आपके संरक्षण में अनेक शिक्षण संस्थाएं स्थापित हुई। संप्रति में आप आदर्श इंटर कॉलेज ठठिया कन्नौज, ओंकारेश्वर सरस्वती विद्या निकेतन इंटर कॉलेज व स्वरांजल शिक्षण संस्थान जवाहर नगर के संस्थापक अध्यक्ष रहे हैं। उन्हीं की ऊर्जा से आज विद्यालय प्रदेश में, देश में अपनी यश कीर्ति की ध्वजा फहरा रहे हैं। इसके साथ ही इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA के सदस्य रहे। कमला नेहरू पार्क सेवी समिति के संस्थापक अध्यक्ष रहते हुए पर्यावरण संरक्षण के लिए जन जागरण का कार्य किया। मॉडल टाउन शिव मंदिर कमेटी के सदस्य, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एवं भारतीय शिक्षण मंडल के सक्रिय सदस्य के रूप में सामाजिक कार्यों, आध्यात्मिक व सांस्कृतिक जागरूकता के कार्य में आपका महत्वपूर्ण योगदान समाज को प्राप्त हुआ। वह बालिकाओं की उच्च शिक्षा या उनके स्वावलंबन के पक्षधर थे। इस हेतु विभिन्न शिक्षण संस्थाओं में जुड़कर सराहनीय कार्य किए। बच्चों के सर्वांगीण विकास के प्रबल समर्थक थे, इसलिए इस हेतु इंग्लिश स्पीकिंग कल्चरल प्रोग्राम को सशक्त माध्यम मानते थे। छोटे छोटे बच्चों को लेकर वृद्ध तक सभी के लोकप्रिय थे। सामाजिक सौहार्द समन्वय के लिए उन्होंने आजीवन प्रयास किए। अस्पृश्यता को समाज की सबसे बड़ी बुराई मानने वाले डॉक्टर दुबे जी इसके निवारण हेतु इसी वर्ग के लोगों के मध्य जाते थे, उनको गले लगाकर उनके साथ सहभागी बनते थे। चिकित्सा व्यवसाय से जुड़े रहने से भी व्यावसायिकता तथा धन का मोह उन्हें नहीं व्यापा। जैसा कि एक परिवेश इस व्यवसाय के व्यवसायीकरण में हो रहा है, इसे उचित नहीं मानते थे। उन्होंने जो भी अर्जित किया समाज को अर्पित किया। समयबद्धता उनके जीवन का सबसे बड़ा संबल था। इस प्रकार से विरक्त आप एक गृहस्थ संत की भांति सारा जीवन यापन किया। 76 वर्ष की आयु में भी आप सब जगह से अपनी प्रतिभागिता से भी प्रोत्साहित करना जैसे महामना व्यक्ति का ही कार्य हो सकता है। ऐसे निष्काम कर्मयोगी का आकस्मिक निधन से व्यक्तिगत रूप से मुझे, मंदिर समिति, समस्त विद्यालय परिवार और कहा जाए समस्त कानपुर की बड़ी क्षति हुई है। इसको कभी पूर्ण नहीं किया जा सकता। ऐसे महापुरुष का पुण्य प्रताप से उनके द्वारा संस्थापित संस्थाओं को ऊर्जा प्रदान कर सभी इन संस्थाओं को यशस्वी तेजस्वी बना रहे हैं। मैं उनको अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। परोपकार, सेवा भाव को ही सदैव अपने जीवन का लक्ष्य मानने वाले श्रद्धेय डॉक्टर जगदत्त दुबे जी के जीवन आदर्शों को दर्शाता हुआ प्रस्तुत है एक सेवा भाव से ओतप्रोत गीत। प्रभु जीवन पथ पर पुण्य मिले
सेवा का प्रभु जीवन पथ पर पुण्य मिले हमको पग पग पर सेवा का कर्मों के संकीर्तन में हो सबसे ऊंचा स्वर सेवा का। सेवा से बढ़कर धर्म नहीं, सेवा से बढ़कर कर्म नहीं, सेवा से बढ़कर धर्म नहीं, सेवा से बढ़कर कर्म नहीं। हो पूर्ण लिया जो व्रत हमने निष्काम निरंतर सेवा का कर्मों के संकीर्तन में हो सबसे ऊंचा स्वर सेवा का। हर प्राणी का दुख बांटे हम, कष्टों के बंधन काटे हम। हर प्राणी का दुख बांटे हम, कष्टों के बंधन काटे हम। प्यासे संतृप्त जनों को दे अमृत घट भर कर सेवा का कर्मों के संकीर्तन में हो सबसे ऊंचा स्वर सेवा का। उपकार करे अभिमान न हो, यश पाने का मान न हो। उपकार करे अभिमान न हो, यश पाने का मान न हो। पूजा का भाव रहे मन में जब आए अवसर सेवा का कर्मों के संकीर्तन में हो सबसे ऊंचा स्वर सेवा का। प्रभु जीवन पथ पर पुण्य मिले हमको पग पग पर सेवा का। हमको पग पग पर सेवा का। हमको पग पग पर सेवा का। अतिथि देवो भव। अब मेरा विद्यालय के कर्मठ प्रधानाचार्य जी, राज्य शिक्षक सम्मान से सम्मानित माननीय श्री रामविलास सिंह जी से विनम्र निवेदन है कि हमारे मध्य उपस्थित माननीय मुख्य अतिथि जी का परिचय प्रदान करते हुए स्वागत करने की कृपा करें। विद्यालय के संस्थापक अध्यक्ष पूजनीय डॉक्टर यज्ञदत्त दुबे जी की स्मृति में आयोजित इस व्याख्यान माला के मुख्य वक्ता डॉक्टर शिवाकांत मिश्र जी का मैं विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन व वंदन करता हूं। डॉक्टर शिवाकांत मिश्र देश के सुविख्यात लेप्रोस्कोपिक सर्जन के रूप में सुप्रसिद्ध हैं। श्रद्धेय पिता पंडित राम बालक मिश्र की तरह सामाजिक कार्यों में भी आपकी विशेष अभिरुचि है। आप सार्क सर्जिकल केयर सोसाइटी के सम्मानित अध्यक्ष हैं। सार्क में विश्व के 8 देश भारत, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव, पाकिस्तान व अफगानिस्तान आते हैं। आप सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के भी सदस्य हैं।
नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन के आप वाइस प्रेसिडेंट के दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। एसोसिएशन ऑफ सर्जन्स ऑफ इंडिया के भी आप अध्यक्ष हैं। आप IMA कानपुर के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। आप एसोसिएशन ऑफ सर्जन्स ऑफ इंडिया के सर्वोच्च सम्मान ASI बीटाडीन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2017 से भी सम्मानित हैं। IMA द्वारा देश के 5.5 लाख डॉक्टर्स में से आपको डॉक्टर ऑफ द ईयर चुना गया। आप IMA के ऑनरेरी प्रोफेसर की उपाधि से भी विभूषित हैं। इस कोरोना महामारी काल में आपका मार्गदर्शन हमारे छात्र छात्राओं, आचार्य परिवार व संपूर्ण विद्यालय परिवार की ओर से बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्य अतिथि के गरिमा में पद को अलंकृत कर रहे अत्यंत कर्मठ, सेवा भाव में संलग्न, सरल, सौम्य डॉक्टर शिवाकांत मिश्र जी से मेरा विनम्र निवेदन है कि अपने प्रेरणा से वचनों द्वारा हम सभी का मार्ग प्रशस्त करने की कृपा करें। नमस्कार, मैं ओंकारेश्वर सरस्वती विद्या निकेतन इंटर कॉलेज के प्रबंधन का आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने मुझे डॉक्टर यज्ञदत्त दुबे स्मृति व्याख्यान के लिए आज आमंत्रित किया है और इस वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी लोगों का अभिनंदन करता हूं। मैं आभार प्रकट करता हूं विद्यालय की अध्यक्षा श्रीमती प्रतिमा दुबे जी का, श्री कर्नल SN पांडे जी का, फणींद्र दत्त त्रिपाठी जी का, डॉक्टर प्रेम कुमारी मिश्रा जी का, डॉक्टर कुमकुम पांडे, डॉक्टर VP राय साहब और निदेशक डॉक्टर नीरजा अग्निहोत्री, संयोजक पूजा अवस्थी जी और राम मिलन सिंह जी का। आज एक बहुत ही सामयिक विषय पर चर्चा करने का मुझे अवसर मिला है और खास तौर से विद्यार्थियों और अभिभावकों, साथ में विद्यालय प्रबंधन के साथ, जब हम एक सदी की सबसे बड़ी त्रासदी जो कोविड-19 है उसके पैंडेमिक से गुजर रहे हैं और पिछले 6 माह से अधिक समय से हमारे विद्यालय बंद हैं। ये हमारे देश में ही नहीं, पूरे विश्व की समस्या है और इस समस्या से कैसे निपटा जाए, आज उसमें स्टूडेंट्स का क्या रोल हो, उसमें हमारे अभिभावकों का क्या रोल हो और विद्यालय प्रबंधन क्या कर सकता है, इस सब पे चर्चा करने के लिए मैं ये जो टॉपिक जो मुझे दिया गया है, कोविड-19 रोल ऑफ स्टूडेंट्स इन दिस पीरियड, इसको मैंने थोड़ा रोल ऑफ स्टूडेंट्स तक ही सीमित नहीं रखा है, बल्कि अगर विद्यालयों को रीओपन होना है तो वो बिना अभिभावकों के सहयोग के, बिना हमारे स्टूडेंट्स के सहयोग के और बिना हमारे स्कूल प्रबंधन के सहयोग से, तो इन तीनों स्तंभों को मिल करके साथ में आना होगा, तभी हम इस गंभीर विषय पे एक अच्छी चर्चा भी कर सकेंगे और आगे की रूपरेखा भी तैयार कर सकेंगे। तो मैं इन शब्दों के साथ एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं और जो जैसा मैंने बताया कि गेटिंग बैक टू नॉर्मल, रीओपनिंग ऑफ स्कूल्स, हम लॉकडाउन हम लोगों ने देखा, पूर्णतः कर्फ्यू जैसी स्थिति देखी जहां पर सिर्फ इसेंशियल सर्विसेज के अलावा सारी चीजें बंद रही। अब धीरे धीरे अनलॉक 1, 2, 3 और 4 की तरफ बढ़े, तो हम अपेक्षा कर रहे हैं, हमारे स्टूडेंट्स भी परेशान हैं, हमारे अभिभावक भी परेशान हैं और स्कूल प्रबंधन भी, कि हम किस तरह से वापस स्कूल की जो शिक्षा है उस पे कैसे आ सकते हैं। तो उसके विषय में हम इस अपने व्याख्यान में चर्चा करेंगे। मैं आप सभी को स्वास्थ्य मंत्रालय, जिसको मैं प्रतिनिधित्व करता हूं, सेंट्रल काउंसिल मेंबर की तरह और नेशनल बोर्ड की तरफ से
आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। कोविड-19 क्या है? एक ये वायरल इन्फेक्शन है जो पूरा फॉर्म होगा कोरोना वायरस डिजीज 2019। चूंकि ये 2019 में ये वायरस आया और ये चाइना के वुहान सिटी, हमारे प्यारे बच्चे लोग जानते हैं कि ये ओरिजिन इस वायरस की वहां से हुई। और आज की तारीख में मैं जब ये लेक्चर मैंने अपना तैयार किया, तब तक पूरे विश्व में 2,61,00,000 से ज्यादा मरीज हो चुके हैं और इसमें 8,65,000 से ज्यादा लोगों की जानें गई हैं। ये एक बड़ा ही गंभीर आंकड़ा है और शायद इसकी वजह से हम सब लोग, पूरे विश्व में लोग विचलित हैं कि यह बीमारी कब जाएगी। हमारा देश आज नंबर 2 पायदान पे आ गया है अगर हम कोरोना या कोविड-19 की बात करते हैं। नंबर ऑफ केसेस के बाद हम अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पे हैं और शायद हम इसी स्पीड से, जिस स्पीड से हर दिन हम करीब 80,000 90,000 केसेस ऐड कर रहे हैं, तो दिन दूर नहीं जब हम नंबर 1 हॉटस्पॉट कोविड के हो चुके होंगे। और हमारे देश में भी दुर्भाग्य से 70,000 के करीब जाने इससे जा चुकी हैं। ये कोविड-19 फैलता कैसे है? जैसे मैंने बताया, एक वायरल इन्फेक्शन है और ज्यादातर जो कोविड-19 से ग्रसित मरीज होता है उसके खांसने या छींकने से जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, वो उसके आसपास कोई भी व्यक्ति होगा वो संक्रमित हो सकता है इन ड्रॉपलेट से। ये ड्रॉपलेट्स भारी होते हैं तो बहुत जल्दी ये बैठ भी जाते हैं सतह पर। तो ना सिर्फ डायरेक्ट खांसने छींकने के ड्रॉपलेट्स जो आपके मुंह, नाक या आंख द्वारा आपके शरीर में प्रवेश करती है, इन्फेक्शन हो सकता है, बल्कि हम वो कंटामिनेटेड सरफेसेस जहां वो ड्रॉपलेट्स बैठ गई हैं, उन ड्रॉपलेट्स को टच करने से और उन्हीं ड्रॉपलेट्स के बाद अपने मुंह को जब हम टच करते हैं उन हाथों से, तो मुंह, नाक और आंखों के द्वारा ये इन्फेक्शन आपके शरीर में प्रवेश कर जाता है। तो ये बहुत तेजी से फैलने वाला ये इन्फेक्शन है, इसीलिए ये हमारी चिंता का विषय है। हालांकि अगर इसको, उन सरफेस को या हाथ को सिर्फ साबुन से धो लिया जाए या सैनिटाइजर से साफ कर लिया जाए तो वायरस खत्म हो जाता है। उसी तरह से उन सरफेसेस को अगर डिसइंफेक्टेंट द्वारा अगर साफ किया जाए तो वायरस खत्म हो जाता है। लेकिन ये एक प्रक्रिया है जिसको हमें निरंतर अपनाना पड़ता है। इसके लक्षण क्या हैं? अगर हम लक्षणों की बात करें तो सामान्य बुखार, खांसी, सर दर्द, थकावट, कपकपी, पसीने आना, शरीर में दर्द होना या श्वास लेने में दिक्कत होना, ये सारे लक्षण हैं, वो कोरोना वायरस के लक्षण हो सकते हैं। जरूरी नहीं कोई व्यक्ति लक्षण ही दिखाए, वो कोरोना से संक्रमित हो सकता है और फिर भी उसको कोई लक्षण ना हो। ऐसे लगभग आधे लोगों में पाया गया है कि उनको कोई किसी किस्म के लक्षण नहीं है लेकिन उनको इन्फेक्शन है, और किसी किसी में इतने गंभीर लक्षण हो जाते हैं, खासतौर से जो बुजुर्ग लोग हैं जिनकी उम्र ज्यादा है या जिनको कोई कोमॉर्बिडिटी या साथ में बीमारी है। इसके बारे में आपसे चर्चा करूंगा। तो ये जो बुजुर्ग लोग हैं घर में, आपके परिवार में दादा दादी या वैसे लोग जो 60-65 वर्ष से ज्यादा उम्र के हैं, जिनको डायबिटीज है या ट्यूबरकुलोसिस है या ब्लड प्रेशर है या हार्ट की डिजीज है या कैंसर से पीड़ित रहे हैं या किसी अन्य बीमारी, क्रॉनिक बीमारी से, जिससे उनके शरीर की रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, उन लोगों के ऊपर ये वायरस ज्यादा जोर से अटैक करता है और वो सीरियस इन्फेक्शन कोविड का उसके शरीर में उत्पन्न कर देता है, जिसमें कि व्यक्ति की जान भी जा सकती है। इसलिए ये वायरस खतरनाक माना गया है। और जैसे मैं आप सबसे बात कर रहा हूं अभी, तो जैसा कि आप सब लोग
इस एज ग्रुप में आते हैं, 10 से 19 साल के एज ग्रुप में आते हैं, इन लोगों में लक्षण शायद कम हो, लेकिन ये सबसे ज्यादा कोरोना वायरस फैलाने वाले हो सकते हैं। आप अगर संक्रमित हो जाएंगे तो आप बड़े आराम से अपने घर, परिवार और समाज को संक्रमित कर सकते हैं, इन्फेक्शन दे सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण है, आपको इस बीमारी से लड़ने के लिए या रोकथाम के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। तो इसको अगर हम कहें कि हमारे देश में कोविड की वजह से क्या चैलेंजेस हैं, तो सबसे बड़ी बात यह है, हमारे देश में नहीं बल्कि विश्व में अभी तक कोरोना की कोई दवा नहीं है, ना ही कोई वैक्सीन है। तो इस इन्फेक्शन से हमें अभी लड़ना है लंबे समय तक। ये हर किसी के दिमाग में बैठ जाना चाहिए अच्छी तरह से। और कोई भी इम्यून नहीं है, ये मत समझे कि अभी तक मेरे को कोरोना नहीं हुआ तो मैं बहुत बड़ा 30 मार का हो गया, मैं जाकर के यूं ही बाजार में बिना मास्क के घूम सकता हूं, मैं लोगों से गले मिल सकता हूं, या हम डिस्टेंस ना बना करके हम इस चीज को हल्के में नहीं ले सकते हैं। ये बात सबको बहुत अच्छी तरह से पता होनी चाहिए। और हमारे देश में खासतौर से जहां आबादी बहुत ज्यादा है, जहां पे सोशल डिस्टेंसिंग, आप बाजार जाते हैं तो आप पाते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग बहुत मुश्किल हो रही है, लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं, भीड़ भाड़ से घुस रहे हैं। तो वो एक, मैं समझता हूं कि एक गंभीर चिंता का विषय है और हमें इसके ऊपर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। फिर हम अगर बात करते हैं लॉकडाउन से नॉकडाउन की, हमने जैसे बताया कि ये बीमारी अभी आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली है, तो इसलिए हमको इसके साथ जीना सीखना होगा। वो कैसे? एक अपने सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ और सावधानी के साथ। एंड न्यू वे ऑफ लिविंग। भूल जाइए जब हम अपने स्कूल, कैंटीन और क्लासरूम्स या हॉल, अपने ऑडिटोरियम में हम लोग साथ में मिलके खेल उस तरह के खेलते थे, ये अभी नहीं कर सकते। ये हमें नया तरीका जीने का सीखना पड़ेगा। तो ये बहुत आवश्यक है कि ये चीज हमारे दिमाग में बहुत अच्छी तरह से आनी चाहिए। आज हम सबको पता है कि अनलॉक 4 चालू हो चुका है। इस अनलॉक 4 के मायने क्या है? बहुत सारे लोगों ने ये समझते हैं कि जैसे अब हमें कोविड से कोई खतरा नहीं है, अब हम जो चाहे कर सकते हैं, बाहर जाएं, कुछ खाए पिए, दोस्तों के साथ गपशप लगाएं, घर बैठे बोर हो चुके हैं। नहीं, ये कदापि नहीं है, ये तो मजबूरी है। अनलॉक इज मजबूरी। आप जब तक आवश्यक न हो तब तक बाहर नहीं जाएंगे। अब इस अनलॉक में क्या हुआ है कि ग्रेडेड फेज में मेट्रो भी चालू कर दी गई है। हम एक राज्य से दूसरे राज्य में बिना ई परमिट के जा सकते हैं, सामान जा सकता है, लेकिन ये जाना आना अति आवश्यक कारणों से होना चाहिए। हम 100 लोगों तक, चाहे शादी ब्याह हो, कोई पार्टी हो या कोई अन्य रैली हो, कोई और धार्मिक कार्यक्रम हो, अनुष्ठान हो, 100 लोग मिलेंगे, वो भी एहतियात के साथ, सामाजिक दूरी या शारीरिक दूरी, मास्क वगैरह। तो वो सारे एहतियात बरतने के साथ मैक्सिमम 100 पीपल हम इकट्ठा हो सकते हैं। और ओपन सिनेमा हॉल या ओपन थिएटर जहां पे सामाजिक दूरी रखी जा सकती है, वो भी हम काम कर सकते हैं। इसके अलावा हम हमारे जो भी नॉन कंटेनमेंट जोन्स हैं, गवर्नमेंट ने ये परमिट किया है कि स्कूल कॉलेजेस में 50% स्टाफ जा सकता है ऑनलाइन टीचिंग के लिए या टेली काउंसलिंग के लिए। साथ में जो भी इसेंशियल सर्विसेज हैं वो तो पहले भी बंद नहीं थी, जैसे कि अस्पताल है या जनरल मर्चेंट की शॉप है, इस तरह की चीजें, तो वो आवश्यकता वाली चीजें वो जरूर मिलती रहेंगी।
और जहां पे कंटेनमेंट जोन है वहां पे अभी भी लॉकडाउन जारी है। जो बंद रहने वाले हैं उस पे स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल्स, हमारे इंटरटेनमेंट पार्क्स, थिएटर्स, ये सब अभी बंद रहने वाले हैं और जल्दी खुलने वाले नहीं हैं। इवन हम विदेश यात्राएं जो करते थे वो भी रोक है। सिर्फ जो वंदे भारत स्कीम के तहत जो लोग अति आवश्यक जो फंसे हुए हैं या किसी के घर में बहुत कोई ट्रेजेडी हो गई है या चीज, जो वो लोग ही आ जाने की इजाजत है। अभी पूरी तरह से इंटरनेशनल ट्रेवल को खोला नहीं गया है। खास और साथ में जो 65 साल से ज्यादा बुजुर्ग या 10 साल से छोटे हैं उनको भी ये हिदायत है कि बाहर ना जाएं जब तक कि बहुत ही स्वास्थ्य के कारणों से या बहुत आवश्यक कारणों से उनका जाना जरूरी ना हो। तो ये बहुत आवश्यक है और ये हमें अनलॉक और लॉकडाउन ये चीजें बहुत अच्छी तरह समझनी चाहिए और मैं समझता हूँ समझदार भी है। अनलॉक का मतलब ये नहीं है कि सावधानियां छोड़ दीजिए, मास्क छोड़ दीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग छोड़ दीजिए, हैंड सैनिटाइज करना छोड़ दीजिए और आप मिंगल होइए, नहीं, ये इसका मतलब कदापि नहीं है। अब हम बात करते हैं 2020 में क्या हुआ। हम लोग मार्च से लॉकडाउन में बैठे हुए हैं, 8 महीने ज्यादा बीत चुके हैं, सिर्फ 4 महीने बचे हैं और सिर्फ आप ही इससे पीड़ित नहीं हैं। पूरे देश में 32 करोड़ स्टूडेंट कोविड-19 की वजह से आज अपने स्कूलों को नहीं जा पा रहे हैं। तो ये सदी की एक बड़ी स्पेशल घटना है। हमें इसके लिए किस तरह से मिलजुल करके इस त्रासदी का सामना करना है कि हम किसी भी तरह से डिप्रेस हुए बगैर अरे साहब तो साल खराब हो गया, या आप स्कूल को कोसें या सरकार को कोसें या अपने घर वालों को कोसें, नहीं। ये समय है हम सब लोगों को मिलजुल करके इस सबसे सदी की सबसे बड़ी त्रासदी से लड़ने का, निपटने का। हम लोग 100% विजयी होंगे और आप जैसे पूरे विश्व में करोड़ों स्टूडेंट्स आज लॉकडाउन की वजह से अपने घर में बंद हैं, तो आप अकेले नहीं हैं। तो इसलिए बिल्कुल हताश होने की या परेशान होने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट और स्कूलों को और अभिभावकों सभी को आपकी फिक्र है। अब अगर हम बात करें तो ना सिर्फ पढ़ाई का नुकसान होता है, हमारे बच्चों का घर में बैठे बैठे उनके स्वास्थ्य पे भी असर पड़ रहा है और उनके मानसिक स्वास्थ्य पे भी असर पड़ रहा है। तो इसके लिए हमें बहुत ही सकारात्मक दृष्टिकोण रखना पड़ेगा और उसके साथ ही हम इस तरह विचार करेंगे कि किस तरह से स्कूल पुनः खोले जा सकते हैं। उनको खुलना तो तय है, जरूरी है, लेकिन कब और कैसे ये आप सभी लोगों को जानना बहुत जरूरी है। इसमें अनलॉक 4 में जो एक मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ होम अफेयर्स से एक जो खास बात जो जारी की गई है कि जो क्लास 9 से लेके क्लास 12 तक के जो बच्चे हैं वो वॉलंटरी बेसिस पे चाहे तो अपने स्कूल जा सकते हैं और अपने टीचर से गाइडेंस, अपने अध्यापक से गाइडेंस प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए उनको अपने अभिभावकों, अपने माता पिता की रिटन कंसेंट जरूर लेनी पड़ेगी, तभी जाकर के वो अपनी गाइडेंस जाके हायर जो स्कूल वाले जो बच्चे हैं वो जाकर के कर सकते हैं। और गवर्नमेंट ने ये भी किया है, जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है खासतौर से नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, वहां भी ट्रेनिंग की पढ़ाई हो। तो ये सब तो सभी लोग कंसर्न हैं, सब लोग चाहते हैं कि ये घर बैठ के काम नहीं चल सकता, लेकिन हमें अपनी सेहत और जान माल की भी हिफाजत करनी है, साथ में अपने ज्ञान का भी वर्धन करना है। तो हम क्या करें, इसके लिए हम विचार कर रहे हैं। तो जब हम स्कूल खुलने की बात करते हैं तो क्या चीज आवश्यक होगी, वो आप सबको पता है, चाहे जो भी हो, अपने हाथों को साफ करना, सोशल डिस्टेंसिंग करना, आप अपने
फ्रेंड्स की झप्पी नहीं ले सकते, आप उनको गले नहीं लगा सकते, आप अपने गुरु जी के चरण स्पर्श नहीं कर सकते। ये इसलिए नहीं कि आप डिसकर्टियस है, ये समय की मांग है कि हमको दूरी बना के रखनी है। हमें अपने कितना भी प्रिय दोस्त हो, क्योंकि वायरस दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन होता ये है कि हम भूल जाते हैं, हम सोचते हैं अरे ये तो सब साफ सुथरा दिख रहा है, आप उससे मिलने से रोक नहीं पाते। ये नहीं करना है। जब भी आप जाएंगे, अपने दोस्त, अपने अध्यापक, अपने कोई भी उनसे दूरी बना के रखना है, मास्क के बगैर नहीं जाना है। और अगर खांसी या छींक आती है तो वो एटिकेट्स, कफिंग और स्नीजिंग एटिकेट्स, आप अकेले भी बैठे हैं घर में और खांसी छींक आती है तो ऐसे हाथ लगा के खांस और छींक सकते हैं। और हमेशा खांसी छींक के बाद साबुन से हाथ जरूर धोएं, या हैंड सैनिटाइजर जो 60 to 70% कम से कम अल्कोहल उसमें होना चाहिए, उससे हाथ साफ करें और तब तक रगड़ें जब तक कि वो ड्राई ना हो जाए। तो ये चीजें बहुत आवश्यक हैं। और जो अपना बैठने की जगह है, तो इसमें बच्चे, स्टूडेंट्स की भी जिम्मेदारी, स्कूल की जिम्मेदारी और अभिभावकों की जिम्मेदारी, सबकी जिम्मेदारी। ये नहीं कि सिर्फ स्कूल ही करेगा, ये हम सबको करना पड़ेगा। अदरवाइज ये बिल्कुल इस डिसीज से, इस बीमारी की रोकथाम बिल्कुल संभव नहीं है और उससे परेशानियां सबकी बढ़ने वाली हैं। तो ये बहुत ही आवश्यक है कि किस तरह से हम इसको रोकथाम करें। और हाथ साफ करने के बारे में मैं बताना चाहता हूं, सबसे बढ़िया है साबुन पानी से हाथ धोना। जब जब वो सुविधा हो, कोई भी ब्रांड, साबुन के ब्रांड से फर्क नहीं पड़ता, आप कोई भी साबुन हो उसको ले हाथ पे लगाएं और अच्छी तरह से हाथ धोएं, कम से कम 20 सेकंड तक। 20 सेकंड तक हाथ धोने के बाद फिर आप जब भी आप खाने पीने जा रहे हो या किसी को छूते हैं, कोई भी बाहर से आते हैं, तो ये बहुत जरूरी है। तो आप एक तरह से थोड़ा सा इसको कहे ना कि एक आदत बना लें कि बात बात पे हाथ धोना, बात बात पे हाथ को सैनिटाइज करना, ये सबसे जरूरी है। और अगर आपके पास उस टाइम साबुन और पानी उपलब्ध नहीं है तो एक छोटी सी सैनिटाइजर अपने साथ कैरी करें, है जो अल्कोहल बेस्ड है, 60-70% हाथ पे डाल के उसको रगड़ के, जब तक कि अल्कोहल है तो बड़ी जल्दी उसको करेंगे, सूख जाएगा, हाथ आपके बिल्कुल स्टरलाइज होंगे। फिर आपको खतरा नहीं है, मुंह में हाथ लग जाए, खाना खाएं तो कोई खतरा नहीं है। अगर अपनी आंखों, नाक और मुंह को बिना धोए, हम लोग आदत होती है कुछ ना कुछ करते रहते हैं, ऐसे करते रहते हैं, ये नहीं करना है। अगर करने के पहले आप बार बार अपना हाथ सैनिटाइज कर लें या धो लें। फिर एक सोशल डिस्टेंसिंग जैसे बात बताई कि हग नहीं करना है, चिपकना नहीं है, छू के नहीं निकलना। आप ये मान के चलिए कि जो अगला है, सामने वाला, वो कोरोना से भरा हुआ है, तो अब उसको छुएंगे नहीं तो आपको नहीं होगा। मास्क तो पहने हुए हैं, खांसता छींकता है तो मास्क के अंदर है और आप उसके पास नहीं जा रहे हैं। ये चाहे स्कूल हो, चाहे बाजार हो, चाहे कहीं हो, आप ये डिस्टेंस, फिजिकल डिस्टेंसिंग, सोशल से बेहतर शब्द है फिजिकल, शारीरिक दूरी बना के रखें। कितना भी अजीज दोस्त हो, कितना भी प्यारा हो, उससे गले मिलने की जरूरत नहीं है, ना ही उसको हक करने की जरूरत है। तो इसके साथ पे आपको अगर डिस्टेंस रखेंगे बहुत अच्छा है। और इसके साथ ये भी कहूंगा, जैसे आप स्कूल से या बाहर से कहीं से भी आते हैं, घर के अंदर आते हैं, अपने बड़े बुजुर्ग, दादा दादी, नाना नानी, कोई भी जो लोग हैं, बड़े बुजुर्ग हैं या एल्डरली आपके पेरेंट्स हैं, उनसे भी आप चिपके नहीं जाके, जब तक कि आप हाथ पैर धो ना ले या स्नान ना कर लें, तब तक उनसे ना मिले, क्योंकि अदरवाइज आप ही जाके इन्फेक्शन अपने घर वालों में पहुंचाएंगे और वो कभी कभी बहुत भारी पड़ सकता है। हमेशा मास्क पहन के रहें। मास्क पहनने से बहुत सारे 60 to 70% इन्फेक्शन, या तो आपके अंदर इन्फेक्शन है या आपके सामने वाले पास इन्फेक्शन है, वो उससे रुक सकता है। तो मास्क पहनेंगे तो मुंह पे हाथ नहीं लगा सकते हैं, तो इससे बचत रहेगी और आप हमेशा उसको लोगों से दूरी भी बना के रखें। हमेशा जैसे बताया, खांसी
या छींकते वक्त या तो आपके पास टिश्यू पेपर है, नैपकिन, वो ले लें, या अपने एल्बो से आप उसमें हाथ छींक सकते हैं। तो ये स्प्रेड नहीं करेगा, उसको तुरंत बाद हाथ धोना भी जरूरी है। तो स्वच्छता, सफाई, और खास तौर से हम उन चीजों को जिनको हम बार बार छूते हैं, जैसे आप दरवाजे का हैंडल, लिफ्ट का बटन या टेबल, तो इन जगहों को अपना मोबाइल या कंप्यूटर, तो जो चीजें छूते हैं उनको भी स्टरलाइज या डिसइंफेक्ट करना बहुत जरूरी है। और उसके लिए आप जो डिसइंफेक्टेंट आते हैं, नहीं तो एक ब्लीचिंग पाउडर जो आप सिंपल 1 चम्मच 1 लीटर पानी में, सबसे सस्ता, वो डिसइंफेक्टेंट बनाया जा सकता है उसके द्वारा, या जो बहुत सारे बाजार में उपलब्ध डिसइंफेक्टेंट हैं उनके द्वारा बराबर रेगुलर जो चीज छूते हैं उनको डिसइंफेक्ट करना बहुत ही जरूरी है। अब अगर हम स्कूल खुलने की बात आ रही है तो हम पेरेंट्स की बात सुनना चाहेंगे कि पेरेंट्स क्या चाहते हैं। तो एक अभी सर्वे किया गया, करीब 25,000 लोगों को उसमें शामिल किया गया पूरे कंट्री में, ऑल अराउंड। तो जिसमें 58% लोगों ने कहा कि नहीं साहब स्कूल नहीं खुलना चाहिए, और 33% लोगों ने कहा कि खुलना चाहिए। 13% लोगों ने कहा कि साहब हम अपने बच्चे को रिस्क में, कोरोना के रिस्क में नहीं डाल सकते हैं। 1% लोगों ने कहा कि हमारे घर में बड़े बुजुर्ग हैं, अगर बच्चे जाएंगे तो उससे हमारे घर के बड़े बुजुर्ग इन्फेक्शन हो सकता है। 9% लोगों ने कहा कि स्कूल में सोशल डिस्टेंसिंग संभव नहीं है। 5% लोगों ने कहा कि अगर स्कूल खुलेंगे तो ये कोरोना जो अभी इतनी स्पीड से बढ़ रहा है बहुत तेजी से और आगे बढ़ेगा। और 2% लोगों ने कहा साहब ऑनलाइन एजुकेशन बहुत अच्छी है, क्या जरूरत है अभी स्कूल खोलने की। ये सर्वे के कुछ बातें आई, तो जिसमें मैं बताऊं कि 58% पेरेंट्स ने कहा स्कूल नहीं खुलने चाहिए अभी फिलहाल सितंबर में, 33% ने कहा कि स्कूल खुल सकते हैं, और 47% ने, जो ये मैंने कारण बताए अलग अलग, वो लोगों ने कहा कि साहब स्कूल खुलने से ये प्रॉब्लम होगी। 2 स्टेट जहां पे सबसे ज्यादा विरोध हुआ है स्कूल खुलने का, वो थे गुजरात और मध्य प्रदेश। तो जहां पर 69% और 67% लोगों ने रिस्पॉन्ड किया कि साहब स्कूल अभी नहीं खुलने चाहिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम या समस्या क्या है अगर हम स्कूल खोल देते हैं? तो आईएपी के पास्ट प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कहा कि स्कूल जो क्लासरूम्स होंगे वो वहाँ सबसे ज्यादा वायरस एक हब बन जाएगा, बहुत इजी, जहाँ इधर उधर से बच्चे आएंगे, किस घर से इन्फेक्शन लाएंगे, और फिर यहाँ से इन्फेक्शन लेके जाते हैं और ले जाकर के वो घर पे पहुंचाते हैं, और घर से फिर पेरेंट्स के ऑफिस, दफ्तर, बुजुर्गों, और धीरे धीरे पूरे समाज में इन्फेक्शन फैलता है। तो ये कारण बताया गया सबसे बड़ा कि स्कूल खुलने में ये सबसे बड़ा थ्रेट है। और पेरेंट्स भी कंसर्न है कि अगर स्कूल खुलेंगे तो वो जानना चाहते हैं कि क्या क्लासरूम में, उनके ऑडिटोरियम में, कैंटीन में, आने जाने वाली बसेस में क्या सुरक्षा के प्रबंध किए गए हैं। जैसे अगर आप अभी ट्रेवल करते हैं, अगर एयरपोर्ट जाते हैं तो वहाँ पे दूर दूर बैठने के प्रबंध, या मेट्रो में जाते हैं तो वहाँ बहुत सारे सुरक्षा के प्रबंध किए गए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने के लिए अरेंजमेंट किए गए हैं, लोग पास ना आए, छुए नहीं, वो कॉइन वाला टिकट बंद कर दिया गया है, सारी काम नो टच टेक्निक से किए जा रहे हैं। तो ये सारे सवाल हमारे पेरेंट्स के दिमाग में भी हैं, और ये भी है कि क्या सारे स्टूडेंट, टीचर्स, प्यून, सभी लोग मास्क पहनेंगे? ये सब लोग मैंडेटरी होगा वहां अगर जाएंगे? क्या उनको
हैंड वॉशिंग की फैसिलिटीज, हैंड सैनिटाइजर की फैसिलिटीज वहां पे होंगी। अगर हमारे बच्चों के स्कूल में प्रैक्टिकल्स या अदर चीजें होती हैं जिनमें शेयरिंग इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल होता है, तो फिर क्या होगा, उसके सैनिटाइजेशन का क्या होगा, और क्या लगातार सैनिटाइजेशन के लिए हमारे पास मैन पावर है जो बराबर हर चीज को, टेबल, कुर्सी, मेज, दरवाजे के डोर हैंडल, जो भी चीजें टच की जाती हैं उनको बराबर सैनिटाइज किया जा सकेगा। और अगर कोई बीमार पड़ता है तो क्या उसको छुट्टी मिलेगी, उसको घर में रहना होगा। अगर कोई कोविड पॉजिटिव निकल आता है तो क्या पॉलिसी होगी, किस तरह से सारे लोगों की टेस्टिंग होगी, सारे बच्चों की टेस्टिंग होगी, और क्वारंटीन या आइसोलेशन का क्या होगा, कैसे हम मॉनिटर करेंगे जो समाज में बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, कंटेनमेंट जोन से आ रहे हैं, तो उनको हम कैसे डील करेंगे, और खेलकूद होंगे कि नहीं होंगे। तो इस तरह के सारे सवाल हमारे अभिभावकों और पेरेंट्स के दिमाग में हैं। एक सजेशन जो आया, प्रपोजल, कि वो इस तरह से, सपोज एक क्लास में 50 बच्चे हैं तो उनको 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया। एक ग्रुप की क्लास सुबह की शिफ्ट में लगाई गई, दूसरे ग्रुप की क्लास सेकेंड शिफ्ट में लगाई गई, यानी कि एक क्लासरूम है तो उसको डिवाइड किया गया। और ये भी कहा गया बच्चों से कि वो सीधे अपने क्लास में आएंगे और सीधे जाएंगे, वो दूसरों से मिल नहीं सकते हैं। हम उसमें बीच में कोई इंटरवल नहीं करेंगे जिससे कि आपस में मिलना या उससे इन्फेक्शन फैलने की संभावना हो। ऐसी चीज नहीं करने की इजाजत देनी चाहिए। ये क्लासरूम की सिचुएशन होगी। अगर जब स्कूल खुलते हैं तो इस तरह से उनको बैठने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। और खास तौर से मैं संदेश देना चाहता हूं अभिभावकों को कि वो, उनका रोल क्या है, सारी चीज स्कूल के ऊपर न डालें। उनको ये जानना पड़ेगा कि ये कोविड की क्या स्टेटस है और इसकी पूरे विश्व में क्या स्थिति है। अपने को और बच्चों को इसके बारे में एजुकेट करना, और ये वायरस जानलेवा भी हो सकता है, खासतौर से अगर घर में बुजुर्ग लोग मौजूद हैं। और हमें कोविड के लक्षणों को पहचानना भी पड़ेगा। अगर बुखार, खांसी या सांस में दिक्कत होती है तो हमें तुरंत एक सस्पेशन होना चाहिए और उसकी जांच करानी चाहिए। और बच्चों को कैसे स्कूल भेजना की व्यवस्था करनी है आइसोलेशन के साथ में, और उनको कैसे फिट रखना है। जो प्रोटोकॉल्स है कोविड के बारे में सरकार की तरफ से बनाए गए हैं उनका अनुसरण करें। मुझे बड़ा अफसोस होता है कि ये टीचिंग और ट्रेनिंग बड़ी जबरदस्त होनी चाहिए, वैसा लगता नहीं है। हमारे अभिभावक ही अगर केयरलेस हो करके वो दिखाते हैं तो बच्चा क्या करेगा। तो मैं अपने स्टूडेंट्स से, जो अब इतने छोटे बच्चे भी नहीं हैं, समझदार हैं, मैं अनुरोध करूंगा कि वो कोविड के बारे में जो चीज हमसे समझ रहे हैं या सीख रहे हैं उसका पालन अपने घर में सुनिश्चित करें, और अपने पेरेंट्स को भी कहें कि उस पर जरूर स्टिक करें, क्योंकि ये उनकी सेहत के लिए, परिवार की सेहत के लिए और समाज की सेहत के लिए बहुत जरूरी है। और जो ये घर में बैठने से, लॉकडाउन की वजह से, स्कूल बंद होने की वजह से जो तनाव हो रहा है वो बिल्कुल ना लें। ये आप समझ लें, ये आप अकेले नहीं हैं, ये करोड़ों करोड़ों विद्यार्थी, उनके पेरेंट्स और हमारे स्कूल, सभी लोग इस बात के लिए चिंतित है। और आपके लिए सरकार से लेकर सभी लोग, समाज के सभी तबका इस बात से चिंतित भी है और उसके लिए उपाय भी ढूंढ रहा है। तो आप कदापि उससे चिंतित ना होकर के, बल्कि उससे लड़ने के लिए एक सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ तैयार रहिए। पेरेंट्स को ये भी मॉनिटर करना पड़ेगा कि बच्चे की सेहत कैसी चल रही है, और उनको हाथ धोना, सफाई से रहना, किस तरह से कोविड से बचाव करना, ये भी बताएं। बच्चों को इनकरेज करें सवाल जवाब के लिए, और उसको एक्सप्रेस करने दें, उसकी कुंठाएं क्या है, वो घर में बैठे बैठे वो क्या सोचता है,
वो बाहर खेलने भी नहीं जा सकता है। तो ये बहुत बड़ा सेंसिटिव इश्यू है और इस पे हमें अपने बच्चे की तरफ बहुत अच्छी तरह से ध्यान देना होगा और किसी तरह की अफवाहों से बचें। जो उल्टे सीधे लोग अफवाह बनाते हैं उनसे बिल्कुल बचना है और बराबर स्कूल के जो हमारा प्रबंधन है उससे भी लगातार वार्तालाप करते रहें और किस तरह से हम पूरे समाज की, अपने परिवार की और अपने विद्यार्थी की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं, इसके ऊपर चर्चा चलती रहनी चाहिए। इसके अलावा बच्चों के लिए मैं कहूंगा कि आप लोग इतने बच्चे भी नहीं हो, बड़े हो गए हो, समझदार हो और सेहत के बारे में लापरवाही बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आपको कोविड-19 वायरस के बारे में समझना, इसके लक्षणों को जानना, इससे क्या दिक्कतें हो सकती हैं और ये कैसे फैलता है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए और किसी भी तरह के गलत अफवाहों या रूमर से आपको बचना चाहिए। हमेशा सच्चाई और विषय की बात को समझ करके ही आगे चलना चाहिए। अब ये भी बात जरूरी है कि हम बच्चे के दिमाग में, स्टूडेंट के दिमाग में क्या चल रहा है उसको सुने और उसको ना सिर्फ सुने बल्कि उसके शंकाओं का समाधान भी करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं है कि बच्चा अपनी तरीके रखे रहे और वो बात को अगर डिस्कस नहीं कर रहा है, उसको सारी जो अच्छी बातें हैं और कफ और स्नीजिंग एटिकेट्स हैं, सोशल डिस्टेंसिंग है, इन सब के बारे में उसको बार बार बताएं, समझाएं, कोविड के बारे में बताएं। मैं समझता हूं ये सारी चीजें अगर इफेक्टिवली कम्युनिकेट करेंगी तो वो बहुत होनहार है। आजकल विद्यार्थी, उनका आईक्यू भी बहुत अच्छा है और वो होनहार है, उनको खुद पता है कि क्या बेस्ट तरीका है इस डिफिकल्ट समय को बिताने का। और अपने विद्यार्थियों से मैं कहना चाहूंगा कि आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ आपके पेरेंट्स, आपके अध्यापक सब आपकी मदद के लिए हैं, सब आपकी उन्नति के लिए है। तो इसके लिए आप बिल्कुल अपने आप को अकेला ना समझें और जो कोविड प्रोटोकॉल्स हैं उनका पालन करें और आप समाज के लीडर बनिए। देखिए, आप जो कहोगे तो आपके पेरेंट्स भी मानेंगे और स्कूल भी खुश होगा कि देखिए हमारा बच्चा कितना इंटेलिजेंट है और किस तरह से न सिर्फ अपने को वो सुरक्षित रख रहा है बल्कि औरों को भी इसके लिए प्रेरित कर रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पूरे समाज के लिए कि कैसे हम कोविड से पार पा सकते हैं। और जो भी आपने आज सीखा या आपको पता है पहले से, वो अपनी फैमिली से जरूर शेयर करें और अपने मित्रों से भी शेयर करें और उनको कहें कि ये मास्क पहनना, हाथ धोना, हैंड सैनिटाइज करना और एक दूसरे को न छूना कितना इंपॉर्टेंट है इस बीमारी को रोकने के लिए। तो मैं समझता हूं कि इसके बाद आप सब ये बात करेंगे और ना सिर्फ करेंगे बल्कि अपने घर का और अपने समाज का ख्याल रखेंगे। ये जरूरी है कि अगर आप जब स्कूल जाएंगे तो ये सब आपके पास मास्क, सैनिटाइजर की छोटी सी बॉटल, आपका खाने का डिब्बा और पानी का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका कितना भी अच्छा दोस्त हो, आप ना तो पानी शेयर करेंगे, ना खाना शेयर करेंगे, ना मास्क शेयर करेंगे। हाँ, सैनिटाइजर तो जरूर दे सकते हैं किसी को भी इस्तेमाल, लेकिन ये सब अपने में ही रखेंगे। और सैनिटाइजर आपको मास्क वगैरह यूं नहीं कि सड़क पे फेंक दिया। आजकल लोग कुछ भी होता है वो इसका ये बायो हजार्ड्स है, ये बीमारी फैला सकते हैं, तो इनको निर्धारित डस्टबिन के अंदर ही डालें, इधर उधर ना फेंकें और अपनी खाना पीना, पानी, ये चीजें किसी के साथ, बर्तन किसी के साथ शेयर ना करें। लॉकडाउन की वजह से ऐसा नहीं हुआ कि लोग अब सवाल करते साहब लॉकडाउन क्यों किया गया। लॉकडाउन करने की 50 वजह थी। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी, हमें अपने आप को तैयार करना इतनी बड़ी बीमारी से लड़ने के लिए। वो लॉकडाउन ने हमें समय दिया,
हमें लेवल 1, 2, 3 हॉस्पिटल्स तैयार करने के लिए, और उन सब की वजह से आज हम इस मकाम में कि हमारी मॉर्टेलिटी रेट विश्व में सबसे कम है। हमारे केसेस जरूर बढ़ रहे हैं, लेकिन मरने की जो प्रतिशत है वो कम है विश्व की तुलना में, और ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन इससे हमें एक चीज की है कि हमें स्प्रेड होने से भी इसको रोकना है, और अगले कम से कम 1-2 साल के लिए हमें बहुत गंभीरता से इस बीमारी से लड़ने के लिए तैयार रहना है। तो मैं आशा करता हूं कि मेरी इस व्याख्यान से, इस लेक्चर से कुछ सीखने के मैसेज जरूर मिले होंगे, और मैं पुनः आभारी हूं ओंकारेश्वर विद्यालय का, जिन्होंने मुझे इस विषय पर खासतौर से स्टूडेंट्स के साथ शेयर करने का मौका दिया। और मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि जो हमारे बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चों ने हमें सवाल भेजे हैं, कुछ के आंसर तो हमारे इस व्याख्यान में मिल गए होंगे, लेकिन कुछ सब ऐसे हैं सवाल जो मैं एक एक करके मैं नाम भी लूंगा और मैं सवाल का जवाब दूंगा। पहला सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, वैष्णवी कुशवाहा क्लास 11th C से उन्होंने सवाल किया है कि इस सीजन में खांसी जुकाम होना बहुत आम सी बात है, तो हम कॉमन कोल्ड और कोविड को कैसे पहचानेंगे कि ये सामान्य सर्दी जुकाम है या कोविड? ये बड़ा अच्छा सवाल है, और मैं इसके जवाब में सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि ये लगभग असंभव है कि बिना जांच के इसमें डिफरेंशिएट करना कि ये सामान्य कफ कोल्ड है या ये कोविड का इन्फेक्शन है। तो कंफर्म करने के लिए आपको टेस्ट तो कराना ही पड़ेगा। देखिए, बहुत हल्का पूरा सर्दी जुकाम या खांसी हुई, खासतौर से कम उम्र के लोगों को घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, वो आराम से अपने को आइसोलेट करके घर में रहें। अगर लगता है कुछ बढ़ रहा है या किसी भी थोड़े से बड़े उसको है, तो उसको टेस्ट कराना पड़ेगा, और टेस्ट कराने के लिए सरकारी और गैर सरकारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। सरकार ने मुफ्त में कोविड के टेस्टिंग की प्रबंध किए हुए हैं। वो कोविड की टेस्टिंग देगी। कोविड टेस्टिंग कराने से कोविड नहीं फैलता। लोगों में ये भी भ्रांति है कि हम टेस्ट कराएंगे तो कोविड घुस जाएगा, ऐसा नहीं है। पूरे एहतियात के साथ टेस्ट होता है, और टेस्टिंग कराएं। टेस्टिंग में RT-PCR सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट है। अगर वो पॉजिटिव आता है तो फिर हमें गवर्नमेंट गाइडलाइंस के हिसाब से काम करना पड़ेगा। अगर वो निगेटिव है तो भी कोई बात नहीं। मतलब बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूं कि 50% से ज्यादा लोग तो एसिम्टोमेटिक होते हैं, वो पता नहीं लगता उनको कब कोविड हुआ और चले गए। जिन लोगों में लक्षण है, खासतौर से बुजुर्गों में, और जिनको कुछ बीमारियां, जैसे मैंने पहले भी कहा, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज या कैंसर जैसी बीमारी, या टीबी, ट्यूबरकुलोसिस बीमारी, या किसी भी अन्य कारणों बीमारी से, पुरानी बीमारी से कमजोर हैं, उनको, या जो स्मोकर्स है, जो सिगरेट पीते रहे हैं, या उनको फेफड़े की पहले से बीमारी रही है, उन लोगों में कोविड का ज्यादा खतरा है। तो ऐसे लोगों को बहुत ही एहतियात के साथ रहना चाहिए, और अगर उनको कोविड पॉजिटिव होते हैं तो उनको हॉस्पिटल में भर्ती होना बहुत जरूरी है। अगला सवाल है, ये संजना मिश्रा क्लास 11th C से, इनका सवाल है कि क्या कोरोना वायरस को एल्कोहल से डिस्ट्रॉय किया जा सकता है? तो मेरा जवाब ये है कि जी हाँ, 60-70% ये एल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर इसीलिए इस्तेमाल होते हैं क्योंकि ये कोविड को साबुन पानी से भी धोएंगे तो भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। आप इसको अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर जो इस्तेमाल करते हैं, उनमें ये जरूरी है कि स्टैंडर्ड सैनिटाइजर हो, वो कम से कम 60 to 70% अल्कोहल होना चाहिए। कई मिलावटी सैनिटाइजर भी बाजार में मिल रहे हैं जिनमें पानी की मात्रा ज्यादा, अल्कोहल की कम है।
तो आप देखेंगे कि अगर वो सैनिटाइजर आप कुछ बूंद लेते हैं और हाथ में रगड़ते हैं, उस तुरंत नहीं सूखता है, इसके मतलब है वो सैनिटाइजर सही नहीं है। तो क्योंकि जो अल्कोहल है वो बड़ी जल्दी इवेपोरेट हो जाता है, तो ये ध्यान रखना है। अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर जिसमें कम से कम 60 to 70% अल्कोहल हो, वो कोरोना वायरस को मार देता है। एक अगला सवाल है, why the treatment of COVID is very costly in hospitals? ये श्रेया शुक्ला क्लास 9C से किया है। ये अच्छा सवाल है, लेकिन मैं श्रेया को ये बताना चाहता हूं कि कोविड के इलाज की निशुल्क इलाज की व्यवस्था सरकार ने की है। अब अगर आप सरकारी अस्पताल में नहीं जाना चाहते हैं तो आपको प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, और आपको पता होना चाहिए प्राइवेट हॉस्पिटल में कोई भी अनुदान नहीं है सरकार का, या किसी भी तरह की उनको छूट नहीं मिली हुई है। इसमें पीपीई किट से लेकर के, डिफरेंट मॉनिटरिंग से लेकर के, और रूम की कैटेगरी या टाइप लोग अगर लेते हैं तो वो पर डे के हिसाब से वो 8-10 हजार रुपए से लेकर के 20-25 हजार रुपए पर डे का खर्चा हो सकता है। तो ये चॉइस तो आपकी है। अगर आप सरकारी अस्पताल में इलाज कराते हैं तो आपको सरकार ने पूरी इंतजाम किए हैं कि आपका मुफ्त में इलाज हो और कोई पैसा खर्च ना हो। फिर एक सवाल किया है शरद पांडे क्लास 10th A से, क्या सैनिटाइजर का अत्यधिक इस्तेमाल हानिकारक है? जी नहीं, आप जितना चाहें सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, ये किसी तरह का हानि आपको नहीं पहुंचाता। एक और सवाल है अभिमन्यु राजपूत क्लास 11th B से है। इनका सवाल है what should be considered when deciding whether to reopen school or colleges? What preparation should be done in order to reopen school and colleges? ये सवाल का जवाब तो मेरे ख्याल से मेरे इस व्याख्यान में था, जिसमें स्कूल में क्या प्रिपरेशन करनी है, अभिभावकों को क्या करनी है, बच्चों को क्या करनी है, मैंने उसको बताया। आशा है कि आपको जवाब मिल गया होगा। एक और सवाल है Does corona virus spread by the animals? ये अच्छा सवाल है, इस तरह के सवाल। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इस कोविड की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके बारे में बहुत सारी थ्योरी है, लेकिन ये बात अभी तक सामने जो आई है कि ह्यूमन टू ह्यूमन ये ट्रांसमिशन खांसने छींकने से होता है, या उस कंटामिनेटेड सरफेस को छू करके फिर हाथ लगाने से होता है। तो अभी तक इस तरह की कोई भी एविडेंस नहीं आई है कि जानवरों से इंसान को कोविड फैला हो, इसलिए इससे डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि अगर आपके घर में पेट्स हैं या कोई भी है तो उनसे भी अभी दूरी बना के रखें, और खास तौर से जो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनको इस बात का जरूर ख्याल रखना चाहिए। एक और सवाल है रोहित यादव क्लास 11th A, व्हाट आर द प्रोसेसेस फॉर आइडेंटिफाइंग द वायरस इन फूड और ऑन द सरफेस? देखिए, ये तो सब वायरोलॉजी है और इसकी आवश्यकता नहीं। चारों तरफ ये मान के चलिए कि आप जो भी बाजार से लेते हैं या फ्रूट्स वेजिटेबल्स, वो सब में वायरस बैठा है, ये मान के चलिए। आप आते हैं तो उसको, हर चीज को या तो छोड़ दीजिए अपने आप से, जो अगर कोई चीज खराब होने वाली नहीं है बाहर, तो उसको 24 से 48 घंटे उसको छोड़ के उसके बाद रखिए, या उनको प्रॉपर डिसइंफेक्ट करके इस्तेमाल करना है। एक बार खाना जब कुक हो जाता है तो वायरस फिनिश हो जाता है, लेकिन उसमें बॉयल हो गया तो कोई वायरस नहीं बचेगा। और हर बार कोई भी चीज बाहर से भी लाते हैं तो बैग से लेकर के, जो चाहे प्लास्टिक बैग हो या कॉटन क्लॉथ हो, आपको अपने हैंड्स को बार बार सैनिटाइज करना है।
ये हम जो मैं बार बार कह रहा हूँ, हैंड को अपनी क्लीनिंग करना, चाहे साबुन से धोना या अल्कोहल बेस सैनिटाइज करना, वो सफिशियंट होगा। आदित्य सक्सेना है क्लास 11th बी से, उनका सवाल है हाउ द स्टूडेंट्स केयर ऑफ देयर आईज ड्यूरिंग ऑनलाइन स्टडीज। बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि जब हम देख रहे हैं कि क्लासरूम में ना हो करके ऑनलाइन आजकल सब कुछ हो रहा है, बल्कि क्लास पढ़ाई भी हो रही है, आपका ज्ञानवर्धन भी हो रहा है, और आजकल जब खाली टाइम है तो कुछ टेलीविजन भी देखा जा रहा है या इंटरटेनमेंट भी हो रहा है। तो मेरा सिर्फ एक सलाह है कि आप, ये तो मजबूरी है, आपको काम करना पड़ेगा, छोटे स्क्रीन को बचाएं। जो मोबाइल स्क्रीन पे ज्यादा स्क्रीन पड़ता है, बजाय इसके आप लैपटॉप या टेलीविजन स्क्रीन के, तो बड़े स्क्रीन का इस्तेमाल करें। दूसरा, रूल ऑफ 30, अगर आप 30 मिनट तक देखते हैं तो मेरी एक सलाह होगी कि ये 30 सेकंड का ब्रेक अपनी आंखों को दे, 30 फुट दूर देखने की कोशिश करें। तो जब हम पास में मॉनिटर देख रहे होते हैं और फिर थोड़ी देर बाद हम थोड़ी दूर देखते हैं, तो जब पास देख रहे होते हैं तो बहुत मसल्स फटीग हो जाती है आंख की, जब हम दूर देखते हैं तो रिलैक्स हो जाती है। ये रूल ऑफ 30 का इस्तेमाल करें। और ये सब स्क्रीन से, चाहे वो मोबाइल हो या लैपटॉप हो या टेलीविजन हो, ग्लेयर होता है। तो एंटी ग्लेयर फिल्म आती है अपने लैपटॉप के ऊपर लगाने के लिए, या चश्मे भी आते हैं एंटी ग्लेयर, उनको लगा करके अगर आप काम करेंगे तो ये आपकी आंखों के ऊपर होने वाले दुष्प्रभाव काफी हद तक बचाए जा सकते हैं। और एक आखिरी सवाल मैं और लूंगा, वो है शिवांगी यादव ने पूछा है क्लास 12 सी में कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइनर कोरोना और मेजर कोरोना। बहुत अच्छा सवाल है। मैं फिर कहूंगा, जो माइनर कोरोना, जैसे मैंने आपको बताया कि किसी किसी में वो वही वायरस बिना कोई लक्षण किए चला जाता है, और किसी किसी में वो इतना गंभीर रूप ले लेता है कि व्यक्ति को वेंटिलेटर पे जाना पड़ता है, और वो मेजर कह सकते हैं या सीरियस। ऐसे लोग 5% से कम होते हैं। इसलिए जब अगर किसी को सांस लेने में दिक्कत होने लगे, एक तो होम आइसोलेशन या क्वारंटीन करते हैं, तो उसमें पल्स ऑक्सीमीटर का जरूर होना चाहिए, और देखना चाहिए कि अगर ऑक्सीजनेशन 90-92 के 94 के नीचे जा रहा है, इसके मतलब है ऑक्सीजन नॉर्मली 96 to 100 उसके बीच में रहना चाहिए। अगर नीचे हो रहा है, ऑक्सीजनेशन कम हो रहा है, तो ये चिंता का विषय है, और ऐसे में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है हमें, और प्रेशर के साथ ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, नहीं तो फिर वेंटिलेटर की जरूरत। वेंटिलेटर पे जाना बहुत ही खराब लक्षण है, तो व्यक्ति को समय रहते चिकित्सकीय सुविधाएं और सलाह लेना बहुत जरूरी है। तो ये सारी चीजों को मैं समझता हूं कि जो शायद आज स्टूडेंट्स को और अभिभावकों को और स्कूल प्रशासन को जाननी चाहिए कोविड के बारे में, मैंने उनको रखने का प्रयास किया है। और इस बात को मैं फिर से दोहराना चाहूंगा कि अभी तक इसकी कोई वैक्सीन नहीं है, कोई दवा नहीं है, सिर्फ बचाव ही जो है इसका, समझ लीजिए फाइनल। इससे बचने का तरीका जो है वो प्रिवेंशन, किसी तरह से इन्फेक्शन ना होने दिया जाए या इन्फेक्शन को कम्युनिटी में ना फैलने दिया जाए, इसके लिए हम सब की जिम्मेदारी है। और जो मेजर्स हमने बताए हैं, मास्क, हैंड सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग, ये सबको बहुत अच्छी तरह से अपनी आदतों में शुमार कर लेना चाहिए, और उस तरह से अगर हम करेंगे, हम कोरोना पे विजय जरूर प्राप्त करेंगे। इसके साथ ही मैं आप सभी लोगों का पुनः हृदय से धन्यवाद देता हूं, और आशा करता हूं कि मेरी कुछ बातें आपको जरूर प्रेरित करेंगी हमारे समाज को कोविड से मुक्त करने की। धन्यवाद।
ज्ञान के आलोक से दीप्त हुई हैं दिशाएं, ज्ञान के आलोक से दीप्त हुई हैं दिशाएं, मिलता रहे संबल जिससे कदम न डगमगाएं। अब मेरा श्रद्धेय डॉक्टर यज्ञदत्त दुबे जी की सुयोग पुत्री व विद्यालय की निदेशक माननीय डॉक्टर नीरजा अग्निहोत्री जी से विनम्र निवेदन है कि माननीय मुख्य अतिथि महोदय तथा अन्य गणमान्य महानुभावों के प्रति आभार व्यक्त करने की कृपा करें। मैं डॉक्टर एस.के. मिश्रा, जो कि मेडिकल कॉलेज में मेरे सीनियर भी रहे हैं और वर्तमान में वाइस प्रेसिडेंट नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन हैं, जो कि चिकित्सा क्षेत्र में अत्यधिक गौरवशाली पद है, उनका आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने अपने उत्कृष्ट उद्बोधन से, जो कि आज के समय में अत्यंत आवश्यक है, बच्चों, अभिभावकों, टीचर्स एवं पूरे विद्यालय परिवार और हम सभी को लाभान्वित किया है। आपने बहुत सारी भ्रांतियां दूर की और प्रैक्टिकल टिप्स भी बच्चों को दी, जो कि पूरे समाज से कोविड को भगाने में सहायक होंगी। मेरे पापा जी की हमेशा से इच्छा थी कि हमारे छोटा सा विद्यालय भी अन्य बड़े स्कूल्स की तरह पोजीशंस, यूपी बोर्ड में पोजीशंस लेकर आए, जो कि बच्चों एवं टीचर्स की मेहनत ने पिछले साल यूपी बोर्ड में टॉप और फर्स्ट 10 पोजीशंस में 4 पोजीशन ला करके उनका सपना पूरा किया। इस वर्ष उनकी पुण्यतिथि से पहले ही विद्यालय के यशस्वी प्रधानाचार्य श्री राममिलन सिंह जी ने उत्तर प्रदेश राज्य शिक्षक पुरस्कार प्राप्त करके विद्यालय और हम सभी को गौरवान्वित किया है। इससे पापा जी की आत्मा को अत्यंत प्रसन्नता हुई होगी और आप सभी को उनका विशेष आशीर्वाद प्राप्त हुआ होगा, ऐसी मेरी आशा है। पूरे विद्यालय परिवार से अब हम सभी की एक्सपेक्टेशंस और बढ़ गई हैं और मैं आशा करती हूँ कि अगले वर्ष प्रधानाचार्य जी राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त करेंगे एवं अन्य शिक्षकगण भी इसी प्रकार पुरस्कार प्राप्त करते रहेंगे। ये सभी संभव हुआ माननीय डॉक्टर अंगद सिंह जी एवं स्वर्गीय डॉक्टर गीता मिश्रा जी के कुशल मार्गनिर्देशन से, जो मैं आशा करती हूँ कि भविष्य में भी हमको लगातार मिलता रहेगा और मैं उनका भी आभार व्यक्त करती हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ पूरे विद्यालय परिवार का, जिन्होंने इतना सुंदर कार्यक्रम मेरे पापा जी की स्मृति में रखा, और साथ ही धन्यवाद उन सभी अतिथियों, अभिभावकों का भी करती हूँ जिन्होंने पापा जी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। अब बच्चों से मैं ये आशा कर रही हूँ कि वे पढ़ाई के साथ साथ अपने समाज को भी ऊंचा उठाने में, उसकी बुराइयों को दूर करने में लगातार प्रयत्नशील रहेंगे और विद्यालय को भी लगातार उन्नतिशील बनाएंगे। यही मेरी आप सभी से आशा है और उम्मीद भी है। धन्यवाद। जय हिंद।